दूसरा ये कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर जो थी ये थर्ड बिगेस्ट यानी थर्ड यूनिवर्सिटी थी इंडिया की। पहली बनी कलकत्ता में, बॉम्बे में, और उसके बाद ये तीसरी थी। और इसकी रेंज आप देख लें कि इसकी रेंज इलाहाबाद और दिल्ली तक थी। पूरा ये ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब इसमें शामिल था, सिंध तक सारा शामिल था, पूरा सिंध पूरा सरहद शामिल था। और इलाहाबाद तक जो लोग होते थे जब वो मैट्रिक करते थे तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी उनका इम्तिहान कंडक्ट करती थी। जो ये लोग थे जैसे अहमद नईम कासमी थे, डीएसपी मोहम्मद अकरम बेग जो मेरे वालिद थे, साबिक एसपी मिर्ज़ा असगर बेग ढाका के जो आखिरी एसपी थे पाकिस्तानी, मेरे चचा थे। अस्सलाम वालेकुम, अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम लाहौर में जिस शख्सियत के घर हाजिर हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बेग। मिर्ज़ा साहब जो हैं ये बुनियादी तौर पर उर्दू अफसाना और तनकीद का बहुत बड़ा नाम है। पंजाबी में भी इन्होंने एक किस्सा कहानी के नाम से इनकी किताब 80 की दहाई में छप चुकी है। पीटीवी के लिए बहुत से ड्रामे इन्होंने लिखे और एक इनके ड्रामे को जो बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड इनके लिखे हुए, इनकी बेसिक कहानी पे जो डॉक्टर यूनुस भट्ट ने ड्रामाटाइज किया, उस पे खूब एक इनकी कहानी पे उनको 10 साल बेहतरीन प्रोड्यूसर का अवार्ड भी मिला। तो डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बेग साहब जो हैं इनसे आज गुफ्तगू करते हैं। क्या हाल है डॉक्टर साहब? जनाब बिल्कुल ठीक ठाक। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी तक आपकी कितनी किताबें छप चुकी हैं? मेरे ख्याल 37-38 किताबें होंगी, मुकम्मल वो नहीं मैं बता सकता। आखिरी तो ये नावल आया था अनारकली 17 में आया था, लेकिन उसके बाद कुछ किताबें मेरी इंडिया से भी शाया हुई हैं और वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकी क्योंकि 4 साल से ये जो गैप है दरमियान में वो मैं नहीं कह सकता कि 37-38 होंगे। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब किस सन में आपने लिखना शुरू किया? मैंने मिड 60s में अफसाना निगारी का आगाज़ किया था और मैं नवाब शाह में था उस वक्त। वालिद साहब सिंध पुलिस में थे और वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई, चूँकि मंजरनामा जो था सिंध का वो तो सारा जो मेरा देखा बाला उस दौर का मंजरनामा था वो डाकुओं से और जागीरदारों के जुल्म जबर के साथ भरा हुआ था। लेकिन मैंने जो उस ज़माने में पहला अफसाना लिखा था 66 में वो एक इन चीज़ों से बिल्कुल हट कर था और उसमें तन्हाई थी, इसलिए कि मैंने तन्हा कुछ जो बचपन लड़कपन उसमें जो उसको एक्सपीरियंस किया, पतंगे उड़ाता रहा, मुसव्वरी करता रहा। और आप बड़े मतलब इस हिसाब से लोग बड़े हैरान होते हैं कि मेरे पास जो वेस्ट पाकिस्तान ड्राइंग एग्जामिनेशन की जो सनद है, और वो बहुत बड़ी सनद हुआ करती थी उस ज़माने में, और गवर्नर जो थे वेस्ट पाकिस्तान उनसे मुझे वो रिसीव हुई, गवर्नर अमीर मोहम्मद ख़ान साहब से। वो ड्राइंग का जो सनद है वो 1961 की है मेरे पास। अच्छा। तो वो ज़ाहिर है बहुत दराज कामत थे और उस पे शमला भी पहनते थे, नवाब ऑफ कालाबाग। तो वो गवर्नर थे और जिस वक्त वो पुकारा गया मुझे मिर्ज़ा हामिद बेग सनद लेने के लिए आएंगे, तो वो ज़ाहिर है कि बड़ी उम्र के लोग हुआ करते थे जो कि मुसव्वरी का इम्तिहान पास करते थे। ये किस जगह की, कहाँ अवार्ड आपको दिया गया? ये हैदराबाद सिंध में। अच्छा। तो वो जब आवाज़ तो वो यूं देखते थे और वैसे भी यूं ऊपर देखा करते थे। अब ज़ाहिर 6 फीट से बुलंद कामत आदमी, ऊपर वो शमला, और वो ये समझ रहे थे कि शायद कोई बुजुर्ग आदमी, जैसे कि मेरे साथ बुजुर्ग लोग इम्तिहान में बैठे थे तो वो सनद लेने आ रहे थे। तो मैं यूं लड़का सा था, वो आके और उनके इधर आके खड़ा हो गया तो वो यूं मुझे नहीं देख पाए, तो मैं इधर करीब ही था। तो वो ये कह रहे हैं कि कहाँ है, यूं उन्होंने कहा कि किधर है, तो उन्होंने कहा जी आपके करीब ही। तो कहाँ है, यूं देख रहे हैं। तो मैं बिल्कुल साथ ही खड़ा था, लड़का सा था, तो मैंने यूं करके उनको किया कि जी मैं। तो उन्होंने यूं देखा, उनका इधर सामने आओ। तो मैं सामने आया तो कहने लगे कि वालिद साहब की सनद लेने आए हो। मैं कहा जी नहीं मेरी। तो वो कहने लगे कि
इसने भी इम्तिहान, तो इसको कौन सी, अब वो इस सनद के पास, वो उस जमाने में 16 ग्रेड मिल जाता था। अच्छा। उस सनद के साथ 16 ग्रेड में हाई स्कूल में ड्राइंग टीचर लग जाता था। तो वो कहने लगे कि इस लड़के को ये किस कानून के तहत हम स्कूल में ड्राइंग टीचर लगाएंगे, इसकी तो एज ही बहुत कम है। उस वक्त कितनी? उस वक्त मैं 5th क्लास में था। अच्छा। 5वीं में था। बिल्कुल। तो 5वीं वाले की क्या एज होगी, 10 साल होगी, 11 साल होगी। तो उस वक्त मैंने ये ड्राइंग किया। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये थी उसमें कि मैंने, मेरी जो स्पेशलाइज मैंने जिसमें किया वो वाटर कलर था। अच्छा। और वाटर कलर जो है वो मेरे नहीं, बड़े बड़े जो मुसव्विर हैं उनके नज़दीक भी वाटर कलर में काम करना सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। ऑयल में काम करना आसान है, क्योंकि वो गलत चीज़ जो है वो भी छुप जाती है ऑयल में। और आजकल तो जाहिर है कि अब तो वो रंगों के आ गए हैं मुख्तलिफ चीज़ें जिनको वो इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर लगा हुआ रंग जो है वो भी छुप जाता है। लेकिन ऑयल में और इनमें काम करना निस्बतन आसान है, जो वाटर कलर में मुश्किल है। तो ये पेंटिंग की तरफ आप किस तरह आए? वजह सिर्फ ये थी कि कुछ करना चाहता था, और उस ज़माने में मतलब इतनी गहमा गहमी लाइफ में थी नहीं। गर्मियों के दोपहरों में या तो पतंग उड़ाता था, और बुलंदियों के ऊपर पतंग जब होती थी तो मैं बैठा होता था और उसको देख रहा होता था। वो बहुत गुम होती थी ऊपर। ये हैदराबाद शहर की बात कर? ये मैं सिंध के मातली, मेहड़, दादू, सखर, यानी जहां जहां हाला, और ये जितने भी नवाब शाह, मीरपुर खास, जिन जिन जगहों पे उनकी पोस्टिंग होती थी, और पोस्टिंग भी 6-6 माह के लिए, 3-3 माह के लिए होती थी। असल में खराबी ये होती थी कि जब अभी मेरी दोस्ती बननी शुरू होती थी किसी के साथ, कि वहां से ट्रांसफर हो जाते थे, तो वो जो एक तन्हाई का एहसास होता था दोस्तों से अलग हो जाने का, तो वो तन्हाई का एहसास मुझसे कुछ न कुछ करवाता था। बिल्कुल। तो मुसव्वरी भी मैंने इसी हिसाब से की, और ये 66-7 तक मैंने मुसव्वरी की, और आर्ट्स काउंसिल कराची में भी कुछ क्लासेस मैंने ली। और एक सोलो तो नहीं मेरी कभी भी नुमाइश नहीं हुई, लेकिन इज्तिमाई नुमाइश मेरी एक हुई थी। इज्तिमाई नुमाइश जो थी वो कराची आर्ट्स काउंसिल ही में हुई, उसमें मैं भी था, और अदाकार नदीम का छोटा भाई था अनवर बेग, वो मेरे साथ था। और एक जो लड़की थी जो हमसे बड़ी थी, लुबना लतीफ़। लुबना हमारे पाकिस्तान के मुसव्वरों में बहुत नुमाया रही बाद में, तो लुबना लतीफ़ भी उसमें शामिल थी। और वो हमारी जो इज्तिमाई नुमाइश थी उसका इत्तफाकन उसका इफ्तिताह फैज़ अहमद फैज़ साहब ने उस ज़माने में किया था, और 66 की बात है, सब 67 की। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप लिटरेचर की तरफ ना आते, अफसाना निगारी की तरफ, या हाँ, फिर मैं मुसव्वरी आते, तो आप फिर मुसव्वर। तो वालिद साहब पुलिस में क्या थे? वालिद साहब ब्रिटिश दौर में, उनकी भी एक अजीब है कि वो पुलिस में गए क्यों। पुलिस में उनको जाना नहीं था। उनकी तालीम जो थी वो मैट्रिक थी, और मैट्रिक उस ज़माने में बहुत कम लोग हुआ करते थे। एक बात इसलिए कि मैट्रिक का जो इम्तिहान होता था पंजाब यूनिवर्सिटी लेती थी, और पंजाब यूनिवर्सिटी से जो सनद होती थी मैट्रिक की, वो उसको माना जाता था कि ये है पढ़ा लिखा आदमी। बल्कि मैंने तो ये देखा कि मेरे नाना जी की 1932 में मिडल की जो सनद है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की है, इसलिए कि उस जमाने में बोर्ड्स नहीं बने थे, एक बात। दूसरा ये कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर जो थी, ये थर्ड बिगेस्ट, यानी थर्ड यूनिवर्सिटी थी इंडिया की। पहली बनी कलकत्ता में, बॉम्बे में, और उसके बाद ये तीसरी थी। और इसकी रेंज आप देख लें कि इसकी रेंज इलाहाबाद और दिल्ली तक थी। पूरा ये ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब इसमें शामिल था, सिंध तक सारा शामिल था, पूरा सिंध, पूरा सरहद शामिल था। और इलाहाबाद तक जो लोग होते थे जब वो मैट्रिक करते थे तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी उनका इम्तिहान कंडक्ट करती थी। अहमददीन कासमी साहब पंजाब यूनिवर्सिटी ही की उनके पास सनद थी मैट्रिक की, मेरे वालिद के, क्योंकि ये क्लास फेलो थे। अच्छा, अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो दायरा था ये बहुत। कासमी साहब और आपके वालिद साहब कहाँ क्लास फेलो थे? ये कैम्बलपुर में।
अच्छा। कासमी साहब जो थे जाहिर है कि अंगा में पैदा हुए, सरगोदा साइड के थे, उधर कोई भी कॉलेज नहीं था। जो ये लोग थे जैसे अहमदीन कासमी थे, डीएसपी मोहम्मद अकरम बेग जो मेरे वालिद थे, साबिक एसपी मिर्ज़ा असगर बेग ढाका के जो आखिरी एसपी थे पाकिस्तानी, मेरे चचा थे, ये लोग थे जो क्लास फेलो थे। उसके बाद ज़मीर जाफरी, उन्नू भाई, फतेह मोहम्मद मलिक और शफकत तनवीर मिर्ज़ा, बिल्कुल ये जो लोग थे ये भी कैमलपुर ही के पड़े हुए थे। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो लोग थे, वहाँ जो हॉस्टल है, जो कदीमी हॉस्टल है कैमलपुर की, ये वहाँ कासमी साहब वहाँ हॉस्टल में नहीं रहे। इनके जो चचा थे वो महकमा माल में थे और ये उनके पास रहते थे। और ये जो कासमी साहब के यहाँ गाल पे जो एक कट का निशान था, वो उनकी तस्वीर में बहुत नुमायाँ होकर आता है। ये वही कट का निशान जो है, जिसको कासमी साहब ने मुझे ये तस्लीम किया था मेरे सामने कि ये वहाँ नाम भी उन्होंने लिया था कि किसने हॉकी खेलते हुए हॉकी को यूं करके और उनको ये कट का निशान लग गया था। लेकिन वो आम तौर के ऊपर इस कट के बारे में अहमदीन कासमी साहब ये बताते थे कि मैं गन्ना जो है वो छील रहा था, मेरे भाई का जो है वो चाकू जो था उससे ऐसा हो गया था। लेकिन जाहिर है कि ये जिस शख्स ने ये शरारत की थी और उसकी वजह से उनका ये कट का निशान रह गया, वो जिंदा रहे बड़ी मुद्दत वहाँ। और मैंने खुद उनसे जब दरियाफ्त किया कि कासमी साहब आप लोगों के क्लास फेलो रहे, खुद मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया, मेरे चचा अनवर बेग ने भी बताया और असगर बेग ने भी बताया, ये तीनों। तो उन्होंने यही कहा था कि ये निशान उनको वहाँ से लगा था, ये शरारत से हुआ था। तो बहरहाल अटक में मेरा यानी तालीमी सिलसिला यानी स्कूल साइड तक नहीं रहा, वो सिंध में रहा। और सिंध में भी मेरे लिए मुश्किल ये भी थी कि जैसे अभी यानी मैं बात करना चाह रहा था कि मुझे बहुत सारी ज़बानें सीखनी पड़ी। बिल्कुल सही। और जैसे मुझे सिंधी सीखनी पड़ी। बिल्कुल। सिंधी में मैं 2 क्लासेस पढ़ा भी, क्योंकि वहाँ उर्दू मीडियम स्कूल था ही नहीं, तो मुझे उन्होंने सिंधी में दाखिल कर दिया। तो सिंधी अभी भी आती है? सिंधी मुझे आती है। कोई अगर आदमी बात कर रहा हो, सिंधी मैं लिख नहीं सकता, सिंधी में मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा। और सिंधी में मैं अपनी उस सिंधी को ज़रा याद रखने के लिए या उसके अंदर बरकरार रखने के लिए मैं कभी कभी सिंध अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर बात करता हूँ। आप पढ़ भी लेते हैं सिंधी? सिंधी में पढ़ तो बहुत अच्छे तरीके से लेता हूँ। आप एक तरह से सुठो मानोगे? सुठो, बिल्कुल सुठो मानू, मानू